चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं और समझते हैं कि क्या होती है मशीन लर्निंग। सबसे पहले तो इसकी बहुत बेसिक सी डेफिनेशन लिखी हुई है कि मशीन लर्निंग क्या है। एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने पहले कभी कोई कोर्स किया हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग से रिलेटेड, तो आपको इस तरह के सर्कल सिखाया जाता है। ये देखने आ रहा है, ठीक है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा सर्कल है, ठीक है, और इसके अंदर दो सबसेट्स आते हैं, मतलब इसकी दो छोटी ब्रांच है। छोटी नहीं है, मतलब है बड़े से बड़ी, लेकिन इसके अंदर दो ब्रांच आती हैं। एक क्या है मशीन लर्निंग और एक दूसरी क्या है डीप लर्निंग है। सही है, और डेटा साइंस का कुछ पार्ट इसके अंदर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। सही, तो ज़रा इसको समझते हैं कि क्या डेफिनेशन लिखी हुई है। सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका एक सब पार्ट है मशीन लर्निंग। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है मसनूई जहानत। ठीक है, इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं बड़ा ज़बरदस्त, ये बड़ा इंटेलिजेंट बंदा है, मतलब बहुत ज़हीन है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल में क्या होगा मसनूई, जो इंसान खुद से क्रिएट करता है। सही है, तो इंसान क्या करने लगा, मतलब आजकल इंसान क्या करने लगा है कि मसनूई जहानत को क्रिएट करने लगा है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। तो उसका एक सबसेट है कौन मशीन लर्निंग। आगे लिखा हुआ वेयर कंप्यूटर्स आर ट्रेंड टू लर्न पैटर्न्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मशीन लर्निंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो कंप्यूटर्स होते हैं या जो मशीन्स होती हैं, हमारी सिस्टम्स होते हैं, ये डेटा के पैटर्न्स को समझते हैं या लर्न करते हैं। अब पैटर्न्स क्या होते हैं अभी हम डिस्कस करते हैं। एक बात अभी माइंड में रखें कि क्या करते हैं वो कंप्यूटर्स हमारे डेटा के पैटर्न्स को ढूंढते हैं और उसको लर्न कर लेते हैं। ठीक है भाई, बात करते हैं पैटर्न्स क्या होते हैं। ठीक है, वो पैटर्न्स कहाँ से आते हैं डेटा से आते हैं। एंड मेक डिसीजंस विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। अब दो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे कि पहली बात तो क्या है कि पैटर्न्स लर्न करते हैं डेटा से। ठीक है, और दूसरा काम क्या होता है इसका मशीन लर्निंग का मेक डिसीजंस। ठीक है, डिसीजंस हम इससे करवा सकते हैं, या इन अदर वर्ड्स हम प्रिडिक्शंस करवा सकते हैं। ठीक है, कुछ डेटा दिया, मॉडल को ट्रेन किया, फिर क्या कर सकते हैं उससे हम प्रिडिक्शंस करवा सकते हैं या डिसीजन करवा सकते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट लिखा हुआ विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें हर चीज़ को हार्ड कोड करना नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है हम तीनों चीज़ें डिटेल में समझते हैं। देखिए लेट से मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आप लोगों से मैंने आपसे कहा कि आप लोगों ने ना एक प्रोग्राम बनाना है, एक कोड लिखना है। वो क्या करेगा, वो 3 नंबर्स को इनपुट लेकर सम करके देगा, बस सिंपल सा प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, तो आपके माइंड में एक इमेज आ रही होगी, मैं क्या करूँगा, मैं यूज़र से 3 नंबर्स इनपुट ले लूँगा। अब भले आप चाहें तो उसका एक फंक्शन बना लें डेफ करके आपने उसको नाम दे दिया सम नंबर्स, और आपने उसी के अंदर 3 पैरामीटर्स लिख लिए। ठीक है, या आपने इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए, इनपुट फंक्शन होता है ना हमारा, इनपुट फंक्शन क्या करता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपने num1 num2 num3 करके 3 वेरिएबल्स बनाए और आपने 3 इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ करके उसमें नंबर को सेव करवाया, टाइप कास्ट किया और नीचे आके सम कर दिया। ठीक है, अब आप लोग मुझे सोच के बताएं, अगर कल को मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, मैंने कहा नहीं अब मुझे 3 नहीं, मुझे अब 30 नंबर्स चाहिए, मुझे अपने प्रोग्राम को 30 नंबर्स तक के लिए डायनेमिक बनाना है। सही है, तो अब आप क्या करेंगे, हमें कोड चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने जो सिर्फ 3 नंबर्स को हैंडल करने के लिए अपना कोड बनाया था, भले फंक्शन से बनाया हो या आपने नॉर्मल इनपुट फंक्शन का यूज़ करके बनाया हो। मेरी बात समझ रहे हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको कोड चेंज करना पड़ेगा और आपको डिजायर्ड लेंथ तक के जो आउटपुट्स हैं वहाँ तक के लिए अपने फंक्शन को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, दोबारा से लिखना पड़ेगा। ये बात समझ रहे हैं मेरी, तो आपका num1 num2 num3 जो होता है आपको क्या हो जाएंगे num30 तक चले जाएंगे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आप सिंपल उसको लेके चल रहे हैं, तो अब आपको कोड फिर से चेंज करना पड़ गया। ठीक, अच्छा, अब लेट से बाद में रिक्वायरमेंट आ जाती है और चेंज हो जाती है। ठीक है, और बोला जाता है कि क्या करना है, हमने और इस फंक्शन को या इस कोड को और हमें एक्सटेंड करना है। ठीक है, और एक्सटेंड करके क्या करना है, हमने इसके लिए इसको डायनेमिक बनाना है। लेट से आपकी मरतबा 30 की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आपकी मरतबा 40 या 50 की रिक्वायरमेंट आ गई कि हमने इसको 50 नंबर एक साथ देंगे और ये हमें सम करके बता रहा होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि हम जो अभी तक कोड लिखते आ रहे हैं ना, वो एक लिमिटेड स्कोप तक है, मतलब उसका जो
आउटपुट है या जो उसकी एप्लीकेशन है वो एक लिमिटेड है। वो क्या होता है, वो प्रॉब्लम को देखते हुए डिज़ाइन की जाती है या कोड लिखा जाता है। पहले प्रॉब्लम क्या थी कि भाई 3 नंबर्स को समीशन का 3 नंबर्स के सम के लिए हमने कोड लिखना है, पहले ये प्रॉब्लम थी, ये रिक्वायरमेंट थी। तो हमने क्या किया, हार्ड कोड किया और हमारा प्रोग्राम तो बन गया, हमारा कोड तो लिख दिया हमने, लेकिन वो क्या हो गया, वो फिक्स हो गया सिर्फ 3 नंबर्स को हैंडल करने के लिए। ठीक है, लेकिन जब रिक्वायरमेंट चेंज हुई तो हमारा पीछे वाला कोड क्या हो गया, अब वो इनवैलिड हो गया या हमारा वो कोड अब यूजेबल नहीं है। ठीक है, अब मुझे 30 नंबर्स को हैंडल करना है, तो क्या हुआ, जब हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हुई तो मेरा प्रीवियस वाला प्रोग्राम क्या हो गया, अब वो किसी यूज़ का नहीं, मतलब जो इतना यूजफुल नहीं रहा। सही है, तो मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग कि अभी तक जो हम कोडिंग करते आए हैं, बेसिकली ये कोडिंग क्या होती थी, हम ये वाला वर्ड है विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किया करते थे। ठीक है, मतलब हम हर चीज़ को प्रॉब्लम के हिसाब से हार्ड कोड कर दिया करते थे कि तुमने इसी चीज़ को हैंडल करना है। ठीक है, और इससे ज़्यादा चीज़ों को हैंडल नहीं करना, मतलब अगर कोई रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा लिखी हुई लॉजिक फेल हो जाएगी एक तरीके से। सही, लेकिन मशीन लर्निंग क्या करती है, मशीन लर्निंग जो है आपके पैटर्न्स को लर्न करती है डेटा से और डिसीजंस ले सकती है। ठीक है, लेकिन इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। हमें मशीन लर्निंग के अंदर अपने कोड को हार्ड कोड नहीं करना पड़ता। होगा क्या, जब हम मशीन लर्निंग के हिसाब से इसको समझ रहे होंगे तो मशीन लर्निंग में क्या होगा, जैसे हमने मशीन को लर्न करवाया कि उसने क्या करना है, तो 3 नंबर को सम करना है फॉर एग्जाम्पल, इसी चीज़ को हम मशीन लर्निंग पर रेप्लिकेट करते हैं। हमने मशीन लर्निंग के लिए क्या किया, मशीन लर्निंग पे हमने एक मॉडल बनाया और उसको थोड़ा सा 3 नंबर्स का हमने डेटा दे दिया, 3 नंबर से उसको ट्रेन कर दिया समझाने के लिए। तो वो क्या करेगा, वो पैटर्न समझेगा। पैटर्न क्या है, हमने क्या करवाना है, सम करवाना है नंबर्स को। ठीक है, हमने एक नंबर दिया, दूसरा नंबर दिया, हमने उनको सम कर दिया। ठीक है, फिर तीसरा नंबर दिया, उसको भी सम कर दिया। तो मशीन क्या करेगी, मशीन सीख लेगी, मशीन लर्न कर लेगी कि हमारे डेटा में क्या हो रहा है, जो भी नंबर दिया जाता है उनको सम करवाया जा रहा है। पैटर्न है ना ये। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सम करवाया जा रहा है। तो अब की मर्तबा अगर हम मशीन को 3 से ज़्यादा भी नंबर दे दें, भले वो 10 हो या 100 हो या 1000 हो, वो क्या करेगा, हमारे लिए उसको पैटर्न उससे समझ लिया है, तो उसको जितने भी नंबर दे दें हम, ठीक है, 1 दें 2 दें, कितने भी नंबर दे दें, वो क्या करेगा, उनको सम कर देगा। तो पैटर्न क्या है, पैटर्न समझ लेता है वो। पैटर्न आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि जो डेटा के अंदर एक तरीके से हमारा एक डेटा का फ्लो चल रहा है, डेटा का पैटर्न मौजूद है, उसको समझकर फिर क्या करता है, हमारे n नंबर ऑफ मतलब n नंबर्स के लिए हमारा वो प्रोग्राम एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली आप लोग जैसे हम लोगों ने कुछ गेम्स बनाए थे, अब शायद आप लोग उस टाइम पे थे या नहीं थे, एक हमने गेम बनाया था नंबर गेसिंग गेम, अगर शायद याद हो। ठीक है, नंबर गेसिंग गेम बनाया था। तो उसमें हमने क्या किया था कि लेट से कंप्यूटर नंबर गेस करता था और एक नंबर हम गेस करते थे। ठीक है, अगर हमारा नंबर कंप्यूटर के नंबर से मैच कर जाता था तो हम क्या बोलते थे, हाँ बिल्कुल, हम उसको रिडायरेक्ट कर दिया करते थे। लेट से कंप्यूटर ने नंबर गेस किया, हमने कहा कंप्यूटर ने एक नंबर गेस करेगा 1 से 50 तक का। लेट से कंप्यूटर ने नंबर गेस किया 41 आ गया। ठीक है, और फिर हम यूज़र से पूछते थे कि अब तुम, अब यूज़र बताएगा नंबर को। ठीक है, ये कोड लिखा था हमने, तो यूज़र नंबर बताता, अगर वो नंबर मैच हो जाता 41 से, अगर हमारा नंबर मैच हो जाता तो हम क्या बोलते कि वेल डन, यू हैव गेस द करेक्ट नंबर। और अगर हमारा नंबर लेट से 41 से बड़ा नंबर हम गेस करते, मैंने 49 गेस किया लेट से, तो क्या बोलेगा, हमें एक मैसेज मिलेगा कि भाई यू हैव गेस द लार्जर नंबर, प्लीज गेस स्मॉलर नंबर। इस तरह करके हमें एक मैसेज मिल जाया करता था। कब मिलता था ये वाला मैसेज, जब कंप्यूटर ने 41 गेस किया और मेरा नंबर उस कंप्यूटर के नंबर से भी बड़ा था। ठीक है, तो मुझे बोला जाता था कि छोटा नंबर गेस करो। और अगर मैंने छोटा नंबर गेस कर दिया, लेट से 41 से मैंने कोई छोटा नंबर गेस कर दिया, अब वो 1 हो 2 हो 3 हो या आपका 41 से नीचे नीचे का कोई नंबर हो, तो हमें क्या बोला जाता था मैसेज के अंदर कि आपने क्या करना है, उससे बड़ा नंबर गेस करना है। ठीक है, तो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ, हमने यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिखी थी, इफ एल्स करके हमने कुछ कंडीशंस लिखी थी। सही है, अब आप लोग मुझे सोच के बताएं कि जो मैंने इफ एलिफ और एल्स कंडीशन लिखी है वो लिमिटेड है, 4 से 5 मेरी कंडीशंस है ना। ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि वो कंडीशंस क्या है, बहुत लिमिटेड कंडीशंस है। और कल को अगर लेट से मेरे पास कोई ऐसा सिनेरियो आ गया जो उन कंडीशंस पर हैंडल नहीं हो रहा, मतलब वो कंडीशंस चेक नहीं कर पा रही सही तरीके से, तो क्या होगा, मेरा प्रोग्राम फेल हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। देखें, लेट से हमने ना एक
स्पैम ईमेल क्लासिफिकेशन का मॉडल बनाना है, स्पैम ईमेल क्लासिफिकेशन का एक मॉडल बनाना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम ईमेल्स को किस बिहाफ पे स्पैम बोलेंगे और किस बिहाफ पे उसको लेजिट बोलेंगे, मतलब रियल ईमेल्स हैं, ठीक है। अब ऐसा होता है ना कि आपने देखा होगा कि अभी जब हमें ईमेल्स आती हैं तो हमारे, अगर आपने कभी इसका वो फोल्डर देखा हो जाके, स्पैम का फोल्डर आता है ईमेल के अंदर, तो बहुत सारी ईमेल्स हमारी वहाँ चली जाती हैं, ठीक है। अब इसके पीछे एक मॉडल बना हुआ है, ठीक है। लेट्स हमने खुद अपना एक मॉडल बनाना है स्क्रैच से, तो हम क्या करेंगे, किस बिहाफ पर किसी ईमेल को हम स्पैम बोलेंगे, कुछ तो ऐसा डेटा मौजूद होगा ना, ठीक है। अब लेट्स हम कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स निकालते हैं। तो लेट्स से अगर किसी ईमेल के अंदर हमसे बोला जाए कि मतलब पैसों की डिमांड की जा रही है फॉर एग्जांपल, या पैसे, किसी जॉब के बारे में बात हो रही है, ठीक है, और वो जॉब की सैलरी बहुत हाई बताई जा रही है, ऐसा देखा होगा आपने नॉर्मली कि आपको बोला जा रहा होता है कि भाई जस्ट वर्क 5 आवर्स अ डे, ठीक है, एंड अर्न 1000 रुपीज़, $1000, ठीक है, मतलब इस तरह करके लिखा हुआ है कि सिर्फ 5 घंटे काम करो और $1000 कमा लो, ठीक है। तो अब जो पीछे मॉडल लगा हुआ है ना इसका, गूगल का, वो क्या करता है, वो इस तरह की चीज़ों को डिटेक्ट करता है कि कहीं पे प्राइस का जिक्र तो नहीं आ रहा। और समटाइम ऐसा होता है कि अगर आपकी रियल ईमेल भी होती है ना प्राइस वाली, उनको भी उठा के वो फोल्डर आपको स्पैम फोल्डर में ले जाता है, ठीक है। मैं पैरामीटर समझा रहा हूँ कि एक पैरामीटर क्या हो गया कि भाई लेट्स से उसने मनी का जिक्र किया हुआ है, पैसों का जिक्र किया हुआ है, अमाउंट का जिक्र किया हुआ है, तो मोस्ट लाइकली गूगल क्या करेगा, उस ईमेल को स्पैम कंसिडर करके स्पैम फोल्डर में डाल देगा, ठीक है। एक और चीज़ हो सकती है, लेट्स से कि आपको ना और क्या हो सकता है वैसे, लेट्स से जॉब ऑफर कर रही है आपको, जॉब्स, ठीक है, कि वर्क इन यूएसए, वर्क इन दुबई, ठीक है, और कुछ इस तरह के वर्ड लिखा हुआ है कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट वर्क इन यूएसए, या वर्क इन, या विजिट दुबई, वर्क इन दुबई विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, इस तरह के वर्ड्स का उन्होंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह नहीं होता भाई, मतलब अगर आपको कहीं जाना तो आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या है, कुछ पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके जो गूगल का मॉडल है वो क्या करेगा, उन ईमेल्स को किस में डाल देगा, स्पैम फोल्डर में डाल देगा, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, लेट्स से हमने ना इसी तरह का कुछ नॉर्मल प्रोग्रामिंग से, नॉर्मल या ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग कहलाती है ये, जो आज तक हम करते हैं, उसकी मदद से हमने क्या किया, इफ एलिफ का यूज़ करते हुए हमने एक कुछ क्राइटेरिया बनाए, काफ़ी सारे क्राइटेरिया बनाए हमने, और हमने उन क्राइटेरियाज को चेक करना है कि वो क्राइटेरियाज मेरी किसी ईमेल के अंदर मौजूद है या नहीं, सही है। अब लेट से मैंने क्या किया, मैंने लिखा पहला क्राइटेरिया, इफ डॉलर का सिंबल इन ईमेल, ईमेल की पूरी बॉडी आ रही होगी मेरे पास, इमेजिन करें ना आप लोग, ईमेल के अंदर पूरा आपका काफ़ी बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होता है और उसकी एक सब्जेक्ट भी आ रहा होता है, तो अगर मुझे उस पूरे पार्ट के अंदर कहीं पर डॉलर का जिक्र देखने को मिल जाए, ठीक है, तो मैं उसको क्या करूँगा, कंसिडर कि कि भाई वो स्पैमी ईमेल हो सकती है, स्पैम हो सकता है वो, ठीक है। सिर्फ एक कंडीशन पे हम उसको स्पैम नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर डॉलर का उसमें जिक्र हो रहा है तो मतलब वो स्पैम कंसिडर की जा सकती है। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या होगी, लेट से ये वाली बात आ गई कि आपने क्या करना है, आवर्स के हिसाब से बात हो रही है, मतलब हमारे पास तो एक वर्ड क्या है, आवर्स के हिसाब से हम बात देख रहे हैं उसको, कि अगर हमारी ईमेल में कहीं आवर्स का जिक्र आ जाए, ठीक है, तो मोस्ट लाइकली हम क्या समझ रहे हैं कि उस ईमेल के अंदर कुछ इस तरह करके लिखा होगा कि वर्क 5 आवर्स एंड अर्न $1000s, ठीक है। तो इस तरह की मोस्ट लाइकली क्या होगी, हमारे पास स्पैम ईमेल होगी। तो हमने एक सेकंड क्राइटेरिया बनाया कि भाई क्या होगा, अगर कहीं पर डॉलर का सिंबल के साथ साथ कुछ इस तरह की वर्डिंग देखने को मिल जाए, आवर्स से रिलेटेड या $1000s से रिलेटेड या $millions भी एक वर्ड हो सकता है, ठीक है, या लॉट्स ऑफ डॉलर्स हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह की बहुत सारे वर्ड्स को निकाल के कंडीशन उनकी बना देंगे, ठीक है। इफ डॉलर इन ईमेल, इफ आवर्स इन ईमेल, इस तरह करके जो ईमेल का टेक्स्ट होगा, तो क्या होगा, हमारे पास अगर काफ़ी सारे क्राइटेरिया हमारे पास उस ईमेल में लाइक कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसको कि भाई वो स्पैम ईमेल है, हमने उसको क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। मेरी बात समझ रहे, थोड़ा सा ये ओवरव्यू मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो अब समझिएगा बात को कि लेट से हमने ये बैठ के डिज़ाइन कर दिया पूरा, हमने ना बहुत सारी कंडीशंस लगाई, लेट से हमने ना 1000 के करीब कंडीशन लगा दी फॉर एग्जांपल, बहुत सारी हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, रिसर्च करी और हमने बहुत सारी कंडीशंस निकाल ली, सही है। अच्छा, अब पहली बात तो ये है कि हमारे पास ये जो हमने कोड लिखा है ना, ये कोड कहलाता है आपका ट्रेडिशनल कोड या ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग कहलाती है, या नॉर्मल प्रोग्रामिंग भी इसको बोला जा रहा होता है, मतलब आपने क्या कर दिया, हर चीज़ को हार्ड कोड कर दिया, सही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हैकर का जिस तरह माइंड चलता है ना, वो क्या करेगा, अगर आपने लेट से अपनी 1000 कंडीशंस की मदद से
प्रॉपर तरीके से अपनी ईमेल्स को क्लासीफाई कर दिया कि हाँ भाई वो स्पैम है और कौन सी वाली स्पैम ईमेल्स नहीं है, आपने अच्छी तरीके से उसको क्लासीफाई कर लिया, ठीक है, बहुत कम एरर के चांसेस हैं, अच्छा हो गया, ठीक है। लेकिन बात समझें कि हमने उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस लिखी होंगी जब जाके हमारा काम हुआ होगा, पहली बात। दूसरी बात कि लेट से जब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना, तो हैकर्स भी क्या करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स और क्रिएट कर लेंगे और ईजाद कर लेंगे डिफरेंट टेक्निक्स को, जिसकी मदद से फिर क्या कर सकते हैं, वो हमें स्पैम ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो हमने जो पहले अपने वाले पहले कोड को हार्ड कोड कर दिया था ना, अब वो कोड क्या हो जाएगा, एक तरीके से फेल हो जाएगा और वो न्यू वाले जो उनकी टेक्निक्स हैं उस पर काम नहीं कर सकेगा। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, अब वो कोड हमारा फिर से ऑब्सोलीट हो गया, फिर वो कोड काम नहीं करेगा, कुछ कंडीशंस चल रही होंगी उसकी, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो फिर अच्छी तरीके से ईमेल्स को स्पैम क्लासीफाई नहीं कर पा रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये जो चीज़ होती है ना, मतलब हम किसी चीज़ को हार्ड कोड कर दें, किसी प्रॉब्लम का हमने सोल्यूशन निकाला उस वक्त तो सही था, लेकिन जिस तरह से डेटा हमारे पास जनरेट हुआ है, टाइम बढ़ा, टाइम बढ़ने के साथ साथ वो चीज़ क्या हो जाती है, वो चीज़ फेल हो जाती है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, वो सारे के सारे प्रोग्राम क्या कहलाते हैं, एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, मतलब किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर उसको डिजाइन किया गया और उसमें सिंपल इफ एलिफ इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। यहाँ तो मेरी बात समझ आ रही है थोड़ी सी, हाँ भाई। अच्छा अब देखें, अब होता क्या है कि हमारे जो मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं ना, वो कंडीशन से कम डेटा पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, कंडीशन कम और डेटा पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अब होगा क्या, अगर हम यही मशीन लर्निंग के हिसाब से समझें, अभी हमने क्या किया था, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग या नॉर्मल प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए बहुत सारी कंडीशंस बनाई और उसमें हमारे माइंड में जो जो वर्ड आ सकते थे ना, हमने उन तमाम कंडीशंस को उन वर्ड्स में लिख दिया, मतलब उन तमाम वर्ड्स को कंडीशन के साथ लिख के हमने ईमेल को स्पैम क्लासीफाई कर दिया, सही है। लेकिन मशीन लर्निंग में किस तरह काम करेगा ये, मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास बहुत सारे ईमेल के सैंपल्स होंगे, सही है। उसमें हमारे पास ईमेल स्पैम वाली भी होंगी और विदाउट स्पैम वाली भी होंगी, मतलब नॉर्मल ईमेल्स भी होंगी और स्पैमिंग ईमेल्स भी होंगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, उन तमाम डेटा को मशीन को देंगे, ठीक है, उन तमाम डेटा पॉइंट्स को, उन तमाम डेटा को क्या करेंगे, मशीन को देंगे, ठीक है, और उसको बताएंगे कि भाई अगर इस तरह की ईमेल है ना, तो ये क्या है, स्पैम है, सही है। अच्छा इस तरह की ईमेल है, मतलब जो सिंपल सी ईमेल्स आ रही है, उसमें कोई आवर्स की बात नहीं हो रही, कोई उसमें मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट की बात नहीं हो रही, तो वो क्या है, वो नॉर्मल ईमेल है। तो हमने क्या किया, बहुत सारा डेटा दिया मशीन को, और मशीन ने क्या किया, उसके अंदर जाके पैटर्न तलाश कर लिया। मशीन खुद देखेगी कि अच्छा भाई इसके अंदर आवर्स का जिक्र आ रहा है, तो आवर्स का जिक्र आ रहा है ना, हमने क्या बोला हुआ उसको, स्पैम बोला हुआ है। अब उसको थोड़ा सा माइंड में बैठेगा उस मशीन के, मतलब कंप्यूटर क्या करेगा, थोड़ा सा समझना स्टार्ट करेगा, अच्छा मोस्ट लाइकली जिस ईमेल के अंदर आवर्स देखने को मिल जाए ना, वो क्या होगा, हमारा स्पैम वाला होगा, ठीक है। अगर कहीं पर उसको $1000 का जिक्र देखने को मिल जाए या लॉट्स ऑफ डॉलर्स का जिक्र देखने को मिल जाए, ठीक है, या कुछ ऐसी चीज़ की ऑफर की बात हो रही है जिसमें बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के हमें वो चीज़ क्लेम की जा रही है, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के डेटा को ईमेल्स की मदद से क्या करेगा, लर्न करेगा, पैटर्न समझ लेगा, ठीक है। और एक मरतबा पैटर्न जब उसने समझ लिए तो फिर क्या होगा, एक तो हमारा कोड भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा, रिड्यूस कोड हो जाएगा, बजाय से कि हमने 1000 कंडीशन लिखनी होती, इतनी लंबी फाइल बनाते हैं, उसके बजाय हमने सिर्फ क्या किया, कुछ डेटा को उठाया, डेटा को बिहाफ पे मशीन को ट्रेन किया, और अब मशीन इस कैपेबल हो गई है कि वो क्या कर सकती है, स्पैम ईमेल्स को क्लासीफाई कर सकती है, ठीक है। तो देख रहे हैं उसने क्या किया, डेटा से पैटर्न्स को लर्न किया और फिर वो डिसीजन लेने के काबिल हो गई, ठीक है। ऐसी बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी इसकी डेफिनेशन थी। आगे बढ़ते हैं और फर्दर अभी इसको डिस्कस करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगी बात। अच्छा अब अगर हम बात करें कि हमारे पास जो ML है मशीन लर्निंग के अंदर, उसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो मैं लिख वैसे दे रहा हूँ सब कुछ, लेकिन सब कुछ हमने यहाँ पे पढ़ना नहीं है। ML की टाइप्स, ठीक है। अब क्या क्या होती है हमारे पास, सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है एक तो, ठीक है, सुपरवाइज्ड लर्निंग पहले इसी पर डिस्कस करता हूँ, या मैं लिख दे रहा हूँ पहले सारी, एक मिनट। सुपरवाइज्ड लर्निंग हो गई, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हो गई, एक होती है सेमी सुपरवाइज्ड, और
फोर्थ है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। अच्छा, जरा सुपरवाइज लर्निंग की बात करते हैं। सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? देखें, सुपरवाइज लर्निंग बेसिकली हमारे पास इस तरह की लर्निंग होती है कि हमारे पास उसमें इनपुट भी मौजूद होता है और आउटपुट भी मौजूद होता है। क्या मतलब हुआ इसका? देखें, लेट्स से कि मेरे पास डेटा मौजूद है, लेट्स से कोई क्रिकेटर है, कोई प्लेयर है, कोई फुटबॉलर है, ठीक है, कोई भी है, मतलब आपका उसके पास डेटा मौजूद है। अब लेट्स से हम एक प्लेयर को कंसिडर कर लेते हैं, वो फुटबॉल का भी हो सकता है या कोई वो हॉकी प्लेयर हो सकता है, कोई भी प्लेयर हो सकता है। हमने क्या किया, उसके बहुत सारे मैच का डेटा निकाला, सही है, और हमने बताया कि भाई मैच ये वाला था, या जो भी उसने प्ले किया मैच, उस मैच के अंदर उसने इतना स्कोर किया, ठीक है। हमने क्या किया, इस तरह का उसको बहुत सारा डेटा दे दिया। आप समझिएगा, हमारे पास क्या है, उसका इनपुट भी है और उसका आउटपुट भी है, ठीक है। या अगर इसके हम एग्जांपल लें कि भाई लेट्स से कि अगर हम स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक्स होते हैं ना हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, डिफरेंट कंपनीज के नेम्स हैं, ठीक है, और उनके स्टॉक की प्राइस है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो डेटा मौजूद है ना, उसमें इनपुट भी मौजूद है और आउटपुट भी मौजूद है। मतलब हम उसको बता रहे हैं कि ये इनपुट है तो इसके अगेंस्ट तुम्हें क्या मिलेगा, ये आउटपुट मिलेगा। प्लेयर पे चले जाए अगर हम, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं कि मैच 1 है, ठीक है, मैच 1 है, और मैच 1 को हम क्या बता रहे हैं, उसका आउटपुट दिखा रहे हैं कि उसने मैच 1 में कितना स्कोर किया, ठीक है। मेरी बात समझिएगा जरा, एक मैच 1 है, उसमें हमने बता दिया कि उस प्लेयर ने ये स्कोर किया, तो इनपुट भी मौजूद है हमारे पास, आउटपुट भी मौजूद है। इस तरह से मेरे पास उसका बहुत सारा डेटा मौजूद है, सही है। अब होगा क्या, मैंने उसको इनपुट भी दिखाया और मैंने उसी को आउटपुट भी दिखा दिया। अब हुआ क्या कि वो क्या करेगा, यहाँ से पैटर्न्स को लर्न करेगा, ठीक है, कुछ पैटर्न्स यहाँ से क्या करेगा, लर्न करेगा, और फिर इन पैटर्न्स को लर्न करने के बाद, अच्छा लाजमी सिर्फ 2 कॉलम्स हो, 2 से ज़्यादा कॉलम्स हमारे पास मौजूद होंगे डेफिनेटली, ठीक है। जो मैच वाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं जस्ट आइडिया समझाने के लिए, लेकिन डेटा हमारे पास ज़्यादा मौजूद होगा, ठीक है, कि भाई ये जब ये कंडीशन थी तो इस वक्त इसका ये आउटपुट था, जब ये कंडीशन थी तो इसका आउटपुट ये कम हो गया, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर मैच के हिसाब से हम बात करते हो हमेशा उसके जो रन हो ज़्यादा हो, कम भी तो हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा वो, उस डेटा में जाके कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स को फाइंड आउट करेगा, सही है, और उसके बाद वो अपने आप को ट्रेन कर लेगा, मतलब वो मॉडल क्या हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमने उसको क्या किया, एल्गोरिथम की वजह से उसको ट्रेन कर दिया, इनपुट और आउटपुट दोनों टाइप्स का डेटा देकर। उसके बाद क्या होगा, अब अगर हमने कुछ ऐसी वैल्यूज देनी है, मतलब प्रिडिक्शन करवानी है, मैंने उससे क्या करवाना है, प्रिडिक्शन करवानी, तो मैं क्या करूँगा, उसको कुछ इनपुट में दूंगा वैल्यूज, और फिर मैं देखूंगा कि वो आउटपुट सही बताता ही नहीं बताता। अच्छी एग्जांपल इसकी ये, लेट से कि आपने ना घर की प्राइसेस निकाली, लेट से आपने कहा भाई 120 गज का घर है, लेट से नाजाबाद के अंदर, ठीक है, वो पड़ता है 150 का, मतलब 1,50,00,000 का पड़ता है फॉर एग्जाम्पल, सही है। एक आपका इनपुट है, इनपुट में क्या है कि हाउस का साइज हो गया, ठीक है, और आउटपुट में आप क्या दिखा रहे हैं कि भाई अगर 120 स्क्वायर यार्ड का घर होगा तो उसकी प्राइस क्या होगी, 150 होगी, ठीक है। इनपुट आउटपुट आपने बता दिया। इस तरह करके आपने डिफरेंट साइजेस दिए, 240 स्क्वायर, अच्छा सिर्फ घरों की बात हो रही है, फ्लैट्स की बात नहीं हो रही है अभी, सही है। 240, फिर 360 लेट से 60 गज आ गए, 84 यार्ड्स आ गया, ठीक है। इस तरह कर करके आपने उसको डिफरेंट इनपुट्स दिए और आपने उसका आउटपुट दिखाया कि भाई ये ना ये आपके पास मौजूद है। अच्छा, इसका फर्दर एक डिटेल मॉडल भी बनता है, उसमें फिर आप फर्दर कमरे भी बता रहे हो, इतने रूम्स हैं, इतने इस घर के अंदर इतने वॉशरूम्स हैं, इतने फ्लोर्स हैं, ठीक है, कॉर्नर का या जो भी है, तो मतलब क्या करेगा वो सारे डेटा पे पैटर्न्स को लर्न करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेट से हमने 2 रूम से लेके 5 रूम्स तक के जो डिफरेंट वेरिएशन बन सकती थी ना हमारे इस एरिया के अंदर, ठीक है, हमने वो सब कुछ दे दिया, मॉडल को दे दिया, ट्रेन करवा दिया। अब लेट से कि हमने क्या करना है, खराब हो जाएगा, पाँव पीछे रखो अहमद। अब हमने क्या करना है कि हमने प्रिडिक्शन करवानी है, तो हम सबसे पहले प्रिडिक्शन क्या करवाएंगे, पहले तो हम हमारा जो डेटा मौजूद होगा ना हमारा जो हम ट्रेनिंग के लिए डेटा दे रहे होंगे, इनपुट और आउटपुट वाला, उसमें कुछ डेटा को हम बचा के रख लेते हैं, ठीक है। पॉइंट समझिएगा, लेट्स मेरे पास 1000 इस तरह के होम्स का डेटा मौजूद था, तो मैंने क्या किया, 900 पे उसकी लर्निंग करा दी और 100 हाउसेस को अपने पास सेव करके रख लिया, उसको डेटा नहीं दिया मैंने, तो 900 पे उसकी लर्निंग हो गई।
मेरे पास अभी भी 100 डेटा पॉइंट्स मौजूद है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इससे बोलूँगा कि लेट्स से मुझे 3 कमरों का 3 स्टोरीज और 84 यार्ड का घर चाहिए फॉर एग्जाम्पल। हमारे पास डेटा के अंदर बहुत सारी वेरिएशंस होंगी, आप लोग इमेजिन कर रहे हैं ना। मैंने बोला हाउस के हिसाब से भी डेटा, रूम्स भी होंगे, किचन भी होंगे, वॉशरूम होंगे, फ्लोर्स होंगे और XYZ काफ़ी डिटेल्स मौजूद होगी। अब मैंने उससे एक रैंडम पूछा पॉइंट। अच्छा, वो रैंडम पॉइंट क्या है, बेसिकली जो मैंने 100 डेटा पॉइंट्स अपने पास बचाए थे ना, उसमें से मैंने निकाल के उससे मालूम किया कि लेट्स से कि क्या बोला था मैंने अभी कि 3 स्टोरीज 84 स्क्वायर यार्ड का एक हाउस की प्राइस बताओ कितनी होगी। अब उसने क्या किया होगा, समझिएगा, जो 900 डोज का हमने उसको डेटा दिया था ना, 900 डोज का, उसने क्या किया होगा, डिफरेंट पैटर्न्स लर्न किए होंगे कि अच्छा भाई, अगर घर का साइज बड़ा होता है तो प्राइस अल्टीमेटली बढ़ रही होती है, ठीक है। अच्छा, लेट्स से घर का साइज अगर नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर रूम्स ज़्यादा है, ठीक है, 84 स्क्वायर यार्ड का है भले, लेकिन उसमें रूम ज़्यादा है। अब रूम ज़्यादा होने की वजह क्या हो सकती है, फ्लोर ज़्यादा हो उसके, ऐसा हो सकता है ना, तो अल्टीमेटली उसकी प्राइस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो क्या करेगा वो, इस तरह के डिफरेंट बहुत सारे कॉलम के बिहाफ पे डेटा को लर्न कर लेगा, पैटर्न्स को लर्न कर लेगा, और फिर जब हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे होंगे ना, तो उस क्वेश्चन को क्या करेगा, फिर हमारे वो आंसर कर रहा होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो 100 रोज का डेटा था ना, उसके हमें आउटपुट्स मालूम है हालांकि, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे मशीन ने, हमारे मॉडल ने कितनी अच्छी लर्निंग करी है और हमें वो कितनी एक्यूरेट प्राइस दे रहा है। अब हमारे पास तो ऑलरेडी इसकी प्राइस मौजूद है, लेकिन हमने जो मशीन को लर्न करवाया ना, हम उससे पूछेंगे कि तुम बताओ कि इस कंडीशन के हिसाब से क्या प्राइस आने वाली है, तो हमें एक वैल्यू देगा। फिर हम देखेंगे कि वो वैल्यू हमारी मॉडल की, मतलब हमारी जो 100 पॉइंट्स वाला डेटा था उसके करीब करीब है या नहीं है। अगर करीब करीब है तो मतलब क्या है कि उसकी लर्निंग अच्छी हो गई है, ठीक है। और अगर उसकी लर्निंग अच्छी हो गई है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको कोई भी रैंडम आप सिचुएशन दे दें आप उसको, ठीक है। अब आप बोले मुझे ना लेट से 1000 गज का चाहिए डेटा, हालांकि हमारे पास 1000 का यहाँ पे नहीं था, हमने कहा लेट से 60 से लेके 360 तक का उसमें डेटा मौजूद है हमारी फाइल्स के अंदर, लेकिन हमने आपको क्या, उसको क्या बोला, जब हमने देखा प्रिडिक्शन अच्छी सी कर रहा है वो, ठीक है, फिर हमने क्या करा, उसको बोलेंगे कि अब बताओ कि 1000 स्क्वायर यार्ड का मुझे अगर घर चाहिए तो मुझे कितने का पड़ेगा। तो क्या करेगा, वो सब कुछ खुद ब खुद जाके एस्टिमेट करेगा, अच्छा इतना बड़ा घर है तो इसमें इतने रूम्स हो सकते हैं, खुद जाके फर्दर अपनी एस्टिमेशन करेगा और हमें क्या करेगा, एक नियरेस्ट प्राइस लाकर दे देगा। थोड़ी बात क्लियर हो रही है मेरी। तो खुलासा क्या है इसका सुपरवाइज लर्निंग का, कि हमें इनपुट और आउटपुट दोनों यहाँ पर देने होते हैं। ये क्या कहलाता है, हमारा सुपरवाइज लर्निंग कहलाता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है। इसकी फर्दर हमारे पास कुछ डिटेल्स मौजूद हैं कि हम इसमें कौन कौन से एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में लिखूंगा। अभी फिलहाल के लिए हम जल्दी से इन तीनों को एक मरतबा देख लेते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग होती है दूसरी लर्निंग, ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, सिर्फ डेटा इनपुट देते हैं हम, ठीक है, आउटपुट वाला डेटा हमारे पास मौजूद नहीं होता, ठीक है, सिर्फ इनपुट डेटा होगा। लेट्स से हमने उसको डिफरेंट क्या बता दिए, हाउसेस के साइज बता दिए, ठीक है। तो जो जिस कंडीशन के अंदर या जिस लर्निंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसको इनपुट डेटा दे रहे हैं, आउटपुट नहीं बता रहे, तो क्या करेगा, कुछ लर्निंग एल्गोरिथम्स को यूज करते हुए क्या करेगा, खुद से उनकी प्राइसेस को प्रिडिक्ट कर रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने ऊपर इनपुट भी दिया था, आउटपुट भी दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, सिर्फ अनसुपरवाइज के अंदर सिर्फ उसको हम इनपुट डेटा दे रहे होंगे, मतलब हाउसेस के साइज दे रहे होंगे। तो क्या करेगा, वो खुद से ही कुछ एल्गोरिथम्स का यूज करते हुए प्राइस को खुद प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है। ये क्या कहलाती है, अनसुपरवाइज लर्निंग कहलाती है। इसके अंदर कुछ मॉडल्स होते हैं, इंशाल्लाह इसको डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सेमी सुपरवाइज का मतलब क्या होता है कि हमारे पास मिक्स है, सुपरवाइज भी है इसके अंदर और अनसुपरवाइज भी है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल समझते हैं, देखें, आपने गूगल फोटो यूज़ की होगी, आपने जैसे इमेजेस लेके रखते हैं ना, हम लोग फोटो लेके रख रहे होते हैं। अब आपने देखा होगा कभी आपने गूगल फोटो यूज़ किया हो, आपसे ना लेबल्स मांगता है वो। लेट से कोई एक बंदा आ गया तो आपसे पूछता है समटाइम्स कि आप इसको किस नाम से रखना चाह रहे हो। लेट से आपने लिखते हैं मेरे फादर है, ये कोई एक इमेज आ गई, आपने बोले मेरे फादर है। अब क्या हुआ, अगर आपके मोबाइल के अंदर कहीं पर भी आपकी फादर से रिलेटेड कोई उसको इमेज देखने को मिल गई, व्हाट्सएप पे किसी ने भेज दी या आपने डाउनलोड कर ली, तो क्या करेगा, आपके फादर की इमेज को उठा के आपके उस फोल्डर में डाल देगा। इमेजिन करें मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उसने क्या किया, यहाँ पर सेमी सुपरवाइज लर्निंग का इसने यूज़ किया है। अब क्या पीछे एल्गोरिथम चल रहा है, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। लास्ट देख लेते हैं रिइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें क्या होता है कि मशीन जो है वो अपने क्या बोलेंगे, मशीन जो है वो खुद से लर्निंग कर रही होती है, ठीक है। हमने डेटा दे दिया उसको, वो क्या करेगी, वो खुद से अपने आप को इम्प्रूव कर रही होगी, ठीक है। अब लेट से इसकी अच्छी एग्जाम्पल ये कि आप लोगों ने सैलानी आना है, ठीक है।
अब किसी अगर करीब है किसी का दूर है, तो आप लोग क्या करते हैं, हमारा माइंड क्या हमें सजेस्ट कर रहा होता है कि यार इस रास्ते से चलो, अगर जैसे 20 मिनट पहले निकल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, कोई दूर रहता है, तो आपको 2-3 अगर रास्तों का आइडिया है तो आपको पता होगा यार अगर मैं उस रास्ते से आऊँगा ना तो मैं तो फंस जाऊँगा, मैं टाइम पे नहीं पहुँच सकूँगा, तो रास्ता चेंज कर लेता हूँ। तो क्या हो रहा है, सिचुएशन के बिहाफ पे हमारे माइंड ने खुद पिक कर लिया कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मशीन भी क्या करती है, इस तरह की सिचुएशन लेती है, डिफरेंट सिचुएशंस को देखते हुए वो खुद लर्न करती है कि मुझे अब क्या स्टेप परफॉर्म करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये क्या कहलाती है, ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहलाती है। ठीक है, इसको ये पे ऐड करते हैं।